हेलो गाइस इस वीडियो में हम नीट फिज़िक्स के अंदर जो हमारी कंप्लीट फिज़िक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ होगा उसको आज हम इस सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? डेट इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आपको इनकी सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए कि साइन और कॉस के अंदर क्या रिलेशन होता है, कोसेक और कॉट के अंदर क्या रिलेशन होता है, सेक और टेन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है डेट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है वो आती है कि साइन ए प्लस बी कैसे रिलेट होगा, कॉस ए प्लस बी कैसे रिलेट होगा, टेन ए प्लस बी कैसे रिलेट होगा। बट सबसे पहले आपको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। मेरे साथ रिपीट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कोसेक थीटा होता है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। मतलब कि अगर कहीं भी हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा दिया होगा तो हम लोग उसको रिप्लेस करके टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 अपॉन सेक थीटा दिया होगा तो हम लोग उसको रिप्लेस करके कॉस थीटा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा दिया होगा तो हम लोग उसको रिप्लेस करके साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, अब ऐसी करके 6 आइडेंटिटीज़ हमारे पास बनती हैं। तो अब हम लोग वो वाली आइडेंटिटीज़ को पढ़ते हैं जो हमारी फ़िज़िक्स में यूज़ होंगी। कहाँ यूज़ होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को हम लोग कैसे खोलते हैं? हम लोग खोलते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, कैसे होती है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी? साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जैसे हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी पढ़ा, वैसे ही कॉस के अंदर आइडेंटिटीज़ होती हैं। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी की भी आइडेंटिटी होती है। टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। गाइज़ मेरा एक सजेशन है कि आप लोगों को जब तक ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ प्लस ये 6 आइडेंटिटीज़ याद ना हो जाए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लें, क्योंकि आगे वाली आपको चीज़ फिर समझ में नहीं आएगी। गाइस अब हम लोग इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्लस इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? हमें क्वेश्चन पूछा है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला स्टेप, हम 75 डिग्री को उस एंगल्स के अंदर तोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ जिसमें मैं आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट तीनों की
एट डिफरेंट एंगल्स में आपको वैल्यू समझा देता हूँ। गाइस अब हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री 30 डिग्री डिफरेंट एंगल्स पे इनकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली हम लोग कॉस में क्या करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने साइन के अंदर करा वैसे ही हम लोग कॉस के अंदर, जैसे जो साइन की वैल्यू 90 पर थी वो कॉस की वैल्यू 0 पर हो जाएगी, जो साइन की वैल्यू 60 पर थी वो कॉस की वैल्यू 30 पर हो जाएगी, जो साइन की वैल्यू 45 पर थी वही कॉस की वैल्यू रहेगी, जो साइन की वैल्यू 30 पर थी वो कॉस की वैल्यू 60 पर हो जाएगी, जो साइन की वैल्यू 0 पर थी वो कॉस की वैल्यू 90 पर हो जाएगी। कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है 0 डिग्री पे। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर वही होगी जो साइन की वैल्यू होगी 90 डिग्री पर। कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर होगी 1। कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होगी, जो साइन की वैल्यू होगी 60 डिग्री पर। क्या वैल्यू है साइन की 60 डिग्री पर, √3/2। कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर क्या होगी, जो साइन की वैल्यू है 45 डिग्री पर। क्या वैल्यू हो जाएगी 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू 60 पर क्या होगी, जो साइन की वैल्यू है 30 पर क्या है 1/2। 90 पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब टेन थीटा का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर आपको एक बार टेन थीटा का मतलब समझ में आना चाहिए। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब 0/1 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। 1/2 अपॉन 1 √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। √3/2 से 1/2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3। 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक की वैल्यू जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा होगी। मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 पर निकालनी है तो 0 का उल्टा भी तो 0 ही होगा, तो इस 0 पर वैल्यू इसकी आ जाएगी 0। अब मेरे को कॉसेक की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री पर, तो साइन का उल्टा, अगर साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर है 1/2 तो कॉसेक की वैल्यू 30 डिग्री पर हो जाएगी कितनी 2। अगर साइन की वैल्यू 45 डिग्री पर है 1/√2 तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। अगर साइन की वैल्यू 60 डिग्री पर है √3/2 तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री पर 2/√3। अगर साइन की वैल्यू 90 पर है 1 तो उसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा भी तो 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज इन्वर्स ऑफ सेक थीटा। मतलब कि 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, 1 अपॉन समथिंग। √3/2 का क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर हो जाएगी 2/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √2। यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2 का उल्टा आ जाएगा यहाँ पर 2, 0 का उल्टा क्या आ जाएगा 0। कॉट थीटा की वैल्यू सिमिलरली टेन थीटा का हम लोग इन्वर्स कर देंगे, 0 पे क्या आ जाएगी 0। यहाँ पर क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 ही आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/√3। कॉट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर हो जाएगी 1/√3। 90 डिग्री पर कॉट थीटा की वैल्यू किसकी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब अगर आप लोगों को साइन 120 कॉस 120 की वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, बस आप लोग को करना क्या है, मैं आपको इसके ये निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ये हम लोग क्वाड्रेंट वाला वो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं π/2 यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पाई यानी कि 180 डिग्री, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कितना 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 0 या फिर 2π मतलब 360 डिग्री। ठीक है, मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर है फर्स्ट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जब भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए
कि मैं 0 से π/2 की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं 0 से लेकर के π/2 वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं पाए से लेकर 3π/2 यानी कि मैं 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये होती है कि यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पर मैं फटाफट लिख दूंगा 0 π/2 पाए 3π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 बोलूँगा तो आप लोग क्या समझोगे, आप लोग समझोगे कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब आप लोग समझो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव में मैं क्या पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे ना, साइन कॉस कोसेक कॉट सेक टेन, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर के π/2 तक। फिर स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल का मतलब हो जाएगा साइन पॉजिटिव। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूँ कि साइन मतलब कोसेक, साइन और कोसेक क्या है, रिलेटेड है, दोनों के दोनों क्या है, रिलेटेड है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेकर के पाए तकन जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कोसेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री वाले क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2 का मतलब होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री वाले क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, यानी कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, वहाँ पर कॉस थीटा एज वेल एज सेक थीटा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात इस टेबल को कंप्लीट करने से पहले इसलिए बताई, अगर मैं अब आपको बोलता हूँ कि 0 से 90 डिग्री, अगर अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको ये समझ आएगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी वैल्यूज़ को फिल करा और एक भी वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नहीं है। अब अगर मैंने बोला है कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं अब बात कर रहा हूँ कि 90 से 180 डिग्री तक जो है कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कहाँ से लेके कहाँ तक, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर मैं बोलूँगा सेकंड क्वाड्रेंट, उसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ 90 से लेकर के 180 डिग्री के क्वाड्रेंट की। 90 से लेके 180 डिग्री के क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डैट इज़ टर्म्ड है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे, तो अब आपको क्या जानना है, आपको ये तो पता चल गया कि सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। अब आपको ये जानना है कि सर आपने ये तो बता दिया पॉजिटिव होंगे, या कौन कौन से नेगेटिव होंगे, हमने वो भी इंटरप्रेट कर लिया कि कॉस टेन सेक कॉट ये चारों नेगेटिव होंगे। बट सर वैल्यूज़ कैसे याद होंगी, तो मैंने कहा आप लोग 90 पे ऐसे हाथ रखो, 90 डिग्री पे ऐसे हाथ रख लो, जो 90 के पीछे की वैल्यूज़ हैं उसको आप लोग आगे चिपकाते जो, मतलब ये कि जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू होगी। बस आपको ध्यान रखना है साइन का कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो कैसे पता चलेगा, 120 डिग्री है मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव।
अगर साइन की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो साइन 60 की जो वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू होगी, बट साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अब आप देखना मैं कितनी जल्दी जल्दी आपको ये टेबल सारी कंप्लीट हो जाएगी। साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। साइन 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। साइन 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देख लिया, मैंने 90 पे से हाथ रखा, जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 45 की वैल्यू है वही साइन 135 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही कॉस के अंदर भी होगा। कॉस के अंदर कैसे होगा, कॉस के अंदर अब आपको मैंने बताया था कि अगर मैं 90 से 180 वाले क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, इसका मतलब कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। कॉस हो या सेक हो या टैन हो या कॉट हो, सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो गाइज़ अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90 से लेकर के 180 डिग्री तक हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि 90 पे ऐसे हाथ रखेंगे, सेम वैल्यूज़ को रिपीट कर देंगे, बट आपको ध्यान ये रखना है कि कॉस हो, टैन हो, सेक हो या कॉट हो, ये चारों के चारों क्या होंगे, नेगेटिव। कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी, बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो -1/2 -1/√2 -√3/2 -1। सिमिलरली टैन के अंदर भी क्या हो जाएगा, टैन के अंदर भी टैन भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव। तो हो जाएगा -√3 -1 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा -2/√3 -√2 -2 0। यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी कोसेक है, ये कोसेक है, सॉरी साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो जाएगा +2/√3 +√2 +2 एंड 0। सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पर क्या हो जाएगी, सेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -2। सेम टू सेम वैल्यूज़ रिपीट, 90 पे हाथ रखें, सेम टू सेम वैल्यू जो 60 डिग्री पर वैल्यू है वही 120 डिग्री पर वैल्यू होगी, बट ध्यान रखना है साइन का। मेरे से यहाँ पर साइन में गलती हो गई थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ साइन कोसेक हो साइन हो, दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। -2 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा, -2/√3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा -1/√3 -1/√3 -1 -√3 0। ठीक है, ये टेबल आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक की और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 डिग्री की। सबसे पहले आपको सोचना है कि हम 75 डिग्री को ब्रेक कैसे करें। हम 75 डिग्री को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जैसे हमने सोचा कि जिस एंगल पे हमें उसकी वैल्यू पता हो, जैसे कि हमें 45 की वैल्यू पता है, हमें 30 की वैल्यू पता है, हमें 60 की वैल्यू पता है। हम कोई ऐसा रैंडम एंगल में उसको ब्रेक नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 75 को हम लोग ब्रेक करते हैं। 75 को कैसे, 45 और 30 के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम लोग कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये देखिए, साइन A प्लस B की आइडेंटिटी क्या है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, कॉस A साइन B। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू, ये रही कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसको पुट करते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, वही जो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। इसको अब हम लोग देखते हैं, √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2।
इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2√2 करेंगे। ये क्या आ जाएगा, √3 + 1, √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 प्लस 2√2, 2√2, 2√2 × 2√2 क्या हो जाएगा, 4 × 2, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 2√6 प्लस 2√2/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप अगर यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ देंगे तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गाइस आप 75 डिग्री को, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ कि आप 75 डिग्री को ऐसे ब्रेक करना 120 डिग्री एंड 45 डिग्री, क्योंकि 120 माइनस 45 अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री, साइन 120 माइनस 45 भी 75 ही बनेगा। फिर आप लोग ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे, कौन सी, ये आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हम लोग, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप लोग वैल्यूज़ पुट करके आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप लोग इसके अंदर, इसके नीचे आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल से एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसे एंगल की वैल्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो, बट मैं आपको इसको इस वाले मेथड से करके दिखा देता हूँ। कैसे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, ये आप लोग देख लीजिए, cos थीटा की वैल्यू, cos 150 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2। बट मैं इसको cos 150 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। cos 150 की वैल्यू आपको निकाल के कैसे दिखाएं, 150 को आप लोग ब्रेक कर लो। कैसे आप लोग ब्रेक करोगे, 180 और 30 के अंदर। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी cos a माइनस बी की फॉर्म। अब cos a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको हम लोग पुट करते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, cos 180 डिग्री की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पर क्या होती है, -1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2 प्लस 1/2 इंटू 0। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा -√3/2। और आप लोग इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि cos 150 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखवा दी थी, डेट इज़ -√3/2। तो मतलब ये आंसर हमारा क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ कि आप लोग 150 को ऐसे ब्रेक करना 90 और 60। तो ये आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आप लोग इसको खोलेंगे, cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग इसको भी कमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी की आइडेंटिटीज़ पे सवाल कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हम लोग tan की आइडेंटिटी पे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं tan 15 डिग्री। सबसे पहले आपको सोचना है कि हम लोग 15 डिग्री को नॉन एंगल्स की वैल्यू से कैसे बना सकते हैं। तो उसको हम लोग बना सकते हैं 15 डिग्री को 45 और 30 से। कैसे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। तो
tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है tan a माइनस बी की आइडेंटिटी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ऐसे ही इसको लिखते हैं। tan a माइनस बी मैंने यहाँ पर लिखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, मतलब कि हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन जे √3, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 माइनस 1/√3 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1, √3 से √3 कट जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो वो भी ठीक है। अगर आप लोग इसको रैशनलाइज करना चाहें तो इसको √3 माइनस 1 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस √3, ये भी हो जाएगा माइनस √3 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन a प्लस बी है माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो हो जाएगा a², मतलब √3 का स्क्वायर a² माइनस b²। ये आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 2√3/2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ये भी आंसर आपका ठीक है, और ये भी अगर आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो ये भी आंसर आपका ठीक है। ये मैंने रैशनलाइज़ करके आपको दिखा दिया, रैशनलाइज़ करके आपका ये आंसर आ जाएगा और बिना रैशनलाइज़ करे आपका ये आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर आपके ठीक है। गाइज़ अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है 0 या फिर 2π, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2, जिसको हम लोग बोलते हैं 270 डिग्री। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, पाई को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, π/2 को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ऑल पॉजिटिव साइन कॉस पॉजिटिव आफ्टर स्कूल tan कॉट पॉजिटिव टू कॉलेज कॉसेक कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव साइन कॉस पॉजिटिव tan कॉट पॉजिटिव कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि π/2 हो या फिर 3π/2 हो, यहाँ पर हमारे पास रेशियो क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो सर नहीं समझ में आ रहा तो मैं भी आपको समझाऊंगा। और 2π पर और पाई पर रेशियो चेंज नहीं करती, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई हो 0 हो या फिर 2π हो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं करती, यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होती। π/2 हो या 3π/2 हो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेशियो चेंज होती है, यहाँ पर रेशियो चेंज अकर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था कि रेशियो चेंज होगी या रेशियो चेंज नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि साइन 90 के अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं 90 पे मैं हूँ, 90 से मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच गया, 90 से मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, 180 से कम होगा, एक्चुअली 180 से कम होगा। कौन से क्वाड्रेंट में मैं पहुँच गया, मैं पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 90 हो तो रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब कि रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। मतलब अगर आपको पता हो कि रेशियो साइन की रेशियो चेंज होती है कॉस के अंदर, कॉस की रेशियो चेंज होती है साइन के अंदर, tan की रेशियो चेंज होती है कॉट के अंदर, ठीक है। साइन की रेशियो चेंज होगी कॉस के अंदर, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर और tan चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर। अगर मैंने बोला है कि 90 और 270 पर रेशियो चेंज होगी, तो अभी मैं 90 पर हूँ। अगर मैं 90 पर हूँ और मैं 90 से आगे आया हूँ, मतलब 90 पर हूँ, तो रेशियो तो चेंज होगी और साइन की रेशियो चेंज होकर क्या बनेगा, कॉस बनेगा। अब मेरे को ये देखना है कि क्या जो ये कॉस बना है वो पॉजिटिव होगा, इसके आगे पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। तो अब मैं क्या चलूँगा, मेरे को ये देखना है कि π/2 यानी कि 90 प्लस थीटा, मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, मैं पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर साइन है और मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हूँ तो मेरे पास आंसर बनेगा, वो कुछ भी आंसर बनेगा पॉजिटिव बनेगा। मैंने बोला एक एग्जांपल ये हो गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने बोला कॉस पाई माइनस थीटा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँचे हैं। हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर पाई माइनस थीटा, मतलब कि मैं पहुँचा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस होता है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो नेगेटिव ही होगा, सबसे पहले लगा दिया हमने नेगेटिव। तो आपको देखना है कि अब पाई पर रेशियो चेंज होती है। मैंने लिखा है पाई हो, 2 पाई हो, 0 हो, रेशियो चेंज नहीं होती। मतलब कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। बस आंसर आ गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा कि tan 3 पाई 2 प्लस थीटा। आपको सबसे पहले सोचना है कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँचे हैं, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँचे हैं और वहाँ पर रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग सोच लो रेशियो। सबसे पहले आप लोग सोच लो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग हैं। सेकंड आप लोग सोच लो रेशियो। क्वाड्रेंट से आपको ये पता चल जाएगा कौन से साइन आएगा, साइन के बारे में आपको पता चल जाएगा। और फिर आप लोग सोच लो रेशियो के बारे में। tan 3 पाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई 2 का मतलब हो जाएगा 270 डिग्री। अब tan 270 डिग्री प्लस थीटा, मतलब सबसे पहले क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मैं पहुँचा हूँ, मैं पहुँचा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan हो या साइन हो या कॉसेक हो या कॉट हो, सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और tan की क्या रेशियो चेंज होगी, रेशियो चेंज होगी कि नहीं होगी, तो 3 पाई 2 हो या फिर पाई 2 हो, रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। तो रेशियो चेंज होकर क्या बन जाएगा, tan की रेशियो चेंज होकर कॉट बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। गाइस बहुत सारी जगह पर आपको ये आइडेंटिटी की फॉर्म में कराया जाता है कि आप लोग इस चीज़ को याद रख लो, जो साइन माइनस थीटा होगा, जो साइन माइनस थीटा होगा वो होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और जो कॉस माइनस थीटा होगा वो होगा प्लस कॉस थीटा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आपको प्रूफ करके बताता हूँ जल्दी से। साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे 0 होगा। लेट अस अज्यूम कि इसके आगे 0 होगा। अगर साइन 0 माइनस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ तो 0 माइनस थीटा मतलब कि मैं हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आपने क्वाड्रेंट पहचान लिया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है, मैंने कहा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके आगे आ जाएगा नेगेटिव का साइन। अब मैंने आपको बता रखा है कि पाई हो, 0 हो, 2 पाई हो, रेशियो चेंज होगी ही नहीं। जब रेशियो चेंज होगी ही नहीं तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन का रह जाएगा साइन। तो इसके आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। सिमिलरली आप लोग इसको भी देख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस, इसको आप लोग ऐसे लिखें, कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा मतलब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, आपने क्वाड्रेंट देख लिया। अब आपको जानना है कि क्या वहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव है। येस पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव। रेशियो मैंने आपको बताया कि 0 और 2 पाई और रेशियो चेंज होगी ही नहीं, तो रेशियो चेंज होगी नहीं तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आप लोग इसको आइडेंटिटीज़ की तरह याद कराते हैं, बट इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए। गाइस हमारी फिज़िक्स के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर होते हैं, जैसे अगर आपको मैंने बोला कि 1 + x का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी इसको खोलो। आपको याद है a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो इसकी आप लोग इसको बोलोगे 1 + 2x + x²। बट व्हाट इफ़ मैंने ये बोला कि जो x है वो बहुत 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 कम है 1 से, तो इसका मतलब जो x² होगा वो तो इससे भी कम होगा। अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू है 0.1 अगर x वैल्यू है, तो जो x² होगा वो तो 0.01 होगा। ये तो x² जो है वो तो x से भी छोटा हो गया, तो मतलब x² तो फिर बहुत ज़्यादा कम होगा 1 से। अगर x² बहुत ज़्यादा कम होता है 1 से, तो हम लोग x² को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1 + x का होल स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते हैं 1 + 2x। अब इसको हम लोग बायनॉमियल मेथड से कैसे समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 1 + x⁴n, 1 + x⁴n, इसको हम लोग लिख देंगे 1 + nx,
अगर मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस एन एक्स। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो x हो बहुत 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 कम हो 1 से, तभी हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो आता है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आता है। क्या एप्लीकेशन आता है इसका, जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखते हैं हाइट पर जाके, जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखते हैं हाइट पर जाके, तो उसका जो फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है बिना बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करे, वो होता है जी एच इक्वल टू जी नॉट, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको जी एच इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन हाइट एच इक्वल टू जी नॉट। अब मैं देखना कैसे लिखूँगा इसको, आर प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे भेज दिया। मैंने इसको ऐसे लिखा जी एच इक्वल टू जी नॉट। अब मैं क्या करूँगा, आर बाय आर प्लस एच बाय आर और इसकी होल टू दी पावर -2, ये आ जाएगा कट के 1। जी एच इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। अब आप लोग जब भी ग्रेविटेशन चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो अभी जो फॉर्मूला निकलेगा, वो सिर्फ तभी वैलिड होता है जब जो एच हो वो बहुत 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 कम हो आर से। मतलब आर होता है 6400 किलोमीटर, तो एच अप्रॉक्स 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के आसपास हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। मतलब कि एच बहुत 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 कम है आर से, तो मतलब एच बाय आर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा 1 से। तो मतलब कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे जी एच इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस, क्योंकि ये -2 है तो ये आगे आएगा 1 माइनस 2h बाय आर। तो यही आपको ग्रेविटेशन के अंदर निकल के आता है, जी एच इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हाइट जो होगी वो बहुत 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 कम। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का सम पूछ लेते हैं पैरेलल के अंदर, सीरीज़ के अंदर। एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का सम पूछ लेते हैं पैरेलल के अंदर, सीरीज़ के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं एक जीपी सीरीज़ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि इसके अंदर हम लोग निकालते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है, कॉमन रेशियो इक्वल टू होता है nth टर्म अपॉन n-1th टर्म, nth टर्म अपॉन n-1th टर्म। तो अगर मैंने बोला कि मैं थर्ड टर्म को nth टर्म मानता हूँ, मतलब कि मैंने बोला कि मैं थर्ड टर्म को कह रहा हूँ कि वो nth टर्म है, तो n-1th टर्म कौन सी हो जाएगी, n-1th टर्म हो जाएगी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी n-1th टर्म। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। अब आपको सिर्फ एक रेशियो देख के नहीं, अब आप लोगों को 2-3 रेशियो निकाल के वेरीफाई कर लेने हैं। ऐसे ही मैं 1/8 और 1/4, मतलब मैंने मान लिया कि फोर्थ टर्म हमारी nth टर्म है, तो थर्ड टर्म हो जाएगी n-1th टर्म। मतलब कि मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/8 R1 में कॉमन रेशियो मैंने निकाला थर्ड और सेकंड का, तो मैंने उसको लिख दिया R1। अब मैं देख लेता हूँ R2। अगर R1 इक्वल टू R2 होकर जब ये जीपी सीरीज़ बन रही है, अदरवाइज़ ये जीपी सीरीज़ नहीं है। 1/8 अपॉन 1/4 अगर मैंने करा तो येस 1/8 इंटू 4/1, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब येस R1 इक्वल टू R2 है, मतलब कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। एंड यही जीपी सीरीज़ की फर्स्ट एंड एसेंशियल कंडीशन है, कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आनी चाहिए, जब भी हम लोग उसको जीपी सीरीज़ बोलेंगे। तो फिर हम लोग सम देखते हैं, उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, सम इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये हो जाएगा सम इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2। इसका जो ओवरऑल सम हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 2। गाइस अब हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा काइनेमेटिक्स से लेकर के न्यूक्लियर फिजिक्स तक
उसका मैक्सिमम यूज़ होगा, जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। एंड एक और बात कि मैं ग्राफ के ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन अभी देखते हैं। डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy/dx, मतलब कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है हमारे पास स्लोप। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप, बट ग्राफ के ऊपर मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिससे आपका काइनेमेटिक्स NLM काम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मेरे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि y की वैल्यू है x⁴n और मेरे को इसका क्या निकालना है, मेरे को इसका dy/dx निकालना है। तो मैं लिखूँगा dy/dx इक्वल टू d/dx x⁴n, और इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब x⁴n का डिफरेंशिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nxn-1, nxn-1। अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू है x², तो dy/dx अगर निकालना है तो मैं लिखूँगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x²। फिर हम लोग देखेंगे x⁴n का फॉर्मूला होता है n, मतलब कि 2 को मैं आगे लिख दूँगा, xn-1 मतलब 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर आ जाएगा 2x। अगर मेरे को y दे रखा है x³ dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x³, जो कि आ जाएगा d/dx ऑफ, जो कि आ जाएगा x³ मतलब x⁴n, x⁴n का मतलब n, xn-1 मतलब 3 - 1 मतलब ये आ जाएगा 2। अब अगर मेरे को y की वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ x, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा d/dx ऑफ रूट x। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि d/dx ऑफ रूट x का मतलब x⁴, और यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू हो गई 1/2। तो मैं लिखूँगा n xn-1 मतलब 1/2 - 1, 1/2 - 1 तो हो जाएगा -1/2 -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 x⁴1/2। क्योंकि अगर ऊपर -½ है तो अगर मैं उसको नीचे ले आऊँगा तो ये +½ हो जाएगा, और +½ को मैं कैसे लिख दूँगा 1/2 रूट x। ये हो जाएगा इसका आंसर। कहीं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास में फिज़िक्स के अंदर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे पास में पाई होता है, मतलब कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होगा हमारे पास 0 होगा। मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया dg/dx, जी यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंज इन g विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन g। जब g चेंज ही नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। जब मैंने बोल दिया d/dx, जब पाई की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया d, एक नंबर मैंने ऐसा 10 मैंने ले लिया, 10 जब चेंज ही नहीं होगा कभी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जैसे मैंने बोला कि d/dx ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन x हो जाएगा cos x, d/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, d/dx ऑफ tan x क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, d/dx ऑफ sec x क्या हो जाएगा, sec x tan x हो जाएगा, d/dx ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x cot x हो जाएगा, एंड d/dx ऑफ cot x क्या हो जाएगा, माइनस cosec² x हो जाएगा। गाइस अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोग इसको याद कैसे रख सकते हो, क्योंकि जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा फिर आप लोग भूल जाओगे कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था कि कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग को डिफरेंशिएशन के अंदर एक ट्रिक है, डिफरेंशिएशन की एक ट्रिक है कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब कि जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, अगर उसमें जिसका हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं अगर उसमें c है तो नेगेटिव आंसर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन के अंदर आपको याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा। बट जहाँ पर मेरे पास में मैं जैसे कॉस एक्स का मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्या है c है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। जैसे मैं कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कॉसेक एक्स का मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ ना, कॉसेक एक्स के अंदर क्या है, c है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैं यहाँ पर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ ना, कॉट एक्स के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पर c है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह से एक डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है, उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें उसकी ई टू द पावर एक्स ही आती हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू आता है 1/x। गाइस डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास तीन तरह के हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एडिशन रूल, कि अगर मेरे पास y की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी, मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन रूल एक होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है, सब्ट्रैक्शन रूल बोलता है कि y इक्वल टू अगर है a माइनस बी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स। अगर मेरे पास एक और रूल होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर मेरे पास y इक्वल टू दे रखा है ए बी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन हम लोग इसको मान लेंगे, सेकंड फंक्शन हम लोग इसको मान लेंगे। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब डी ए बाई डी एक्स इंटू सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब डी ई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट एज इट इज़। और एक और होता है हमारे पास डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल के अंदर क्या होता है, डिवीज़न रूल के अंदर होता है y इक्वल टू ए बाई बी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में डिवीज़न रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा मैं क्या फर्स्ट बोल रहा हूँ क्या सेकंड बोल रहा हूँ। बेसिकली हम लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, बट हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यही हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर आगे यूज़ होगा। तो गाइस अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस साइन एक्स। तो कौन सा होगा ये, y इक्वल टू ए प्लस बी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैंने आपको बताया था कि ई टू द पावर x का या तो डिफरेंशिएशन हो या तो इंटीग्रेशन हो, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा ई टू द पावर x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर x प्लस कॉस एक्स। अब इसका देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो 2x स्क्वेयर के अंदर कौन सा रूल लगेगा, इसके अंदर लग जाएगा n, मतलब कि यहाँ पर आप लोग इसको देखो 2 का, तो इसके अंदर आप लोग अगर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
2x² के अंदर आप लोग कैसे मान लोगे, इसको आप लोग मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको आप लोग मान लो सेकंड फंक्शन। dy/dx ऑफ 2x² हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब dy/dx ऑफ 2, सेकंड एज इट इज़, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट एज इट इज़। तो आपको पता है कि dy/dx ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब कि ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस dy/dx ऑफ x² मतलब x⁴n, तो इसका हो जाएगा n, x 2 - 1 हो जाएगा 1 × 2, तो हो जाएगा 4x, बिल्कुल सही। तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस dy/dx ऑफ 4x। अब आप लोग इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैंने बोला है कि dy/dx ऑफ 4x, 4 को आप लोग मान लो फर्स्ट फंक्शन, x को मान लो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा इंटू सेकंड एज इट इज। इसी से सोचो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब dy/dx ऑफ 4 इंटू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, तो वो वाला फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है x का डेरिवेटिव x⁴ 1 n(x n-1) 1x⁴ 1 मतलब कि हो जाएगा सिंपल 1, और सेकंड एज इट इज़ मतलब कि ये आ जाएगा 4, प्लस dy/dx ऑफ 5 तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, और हम लोग क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, चेंज तो 5 होगा ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x - 4। अब हम लोग इसको देखते हैं y = sin x अपॉन x², इसको हम लोग निकालेंगे dy/dx इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ dy/dx ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अपॉन क्या कर देंगे, हम लोग सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर निकल के आएगा sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, बिल्कुल ठीक है, x² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x sin x एज इट इज़ आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा x⁴। गाइज़ इन तीनों फंक्शंस को मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। तो गाइज़ अब हम लोग हमारे बचे हुए 3 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो y = x² sin x, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, कैसे, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव x² को आप लोग मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, sin x हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन, dy/dx ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx ऑफ x² इंटू सेकेंड एज इट इज़, प्लस dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट एज इट इज़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² मतलब कि dy/dx ऑफ x² हो जाएगा हमारे पास, इसको मान लो x⁴n का क्या बताया था मैंने, n(x n-1) मतलब कि 2x 2 - 1 हो जाएगा 1, मतलब कि हो जाएगा 2x sin x एज इट इज़ आ गया, प्लस sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इंटू x², ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx ऑफ tan x फर्स्ट फंक्शन का, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड एज इट इज़, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट एज इट इज़। तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec² इंटू log x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस dy/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x इंटू tan x आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा dy/dx, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, dy/dx ऑफ e⁴x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड एज इट इज़, प्लस dy/dx ऑफ sin x इंटू e⁴x, dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट एज इट इज़। e⁴x का या हम लोग डिफरेंशिएशन लें या हम लोग डेरिवेटिव लें, दोनों क्या आता है e⁴x ही आएगा, ठीक है, sin x आ जाएगा, प्लस dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x e⁴x, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी और देखेंगे। तो गाइज़ अब हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को और देखते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा रूल है वो बताएंगे। dy/dx ऑफ sin x इंटू cosec x, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि dy/dx ऑफ
साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin x, तो इसका आंसर हो जाएगा d/dx ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो इसका डेरिवेटिव निकालने लगते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से। वो कहते हैं सर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, फिर वो बहुत लंबे मेथड से आते हैं, फिर उनका ये आंसर आता है, बट इसका आंसर 0 ही आएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये है d/dx ऑफ x प्लस 1/x प्लस log x प्लस tan x। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर करके लिख लेते हैं, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/x प्लस d/dx ऑफ log x प्लस d/dx ऑफ tan x। तो d/dx ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1/x, तो आ जाएगा d/dx ऑफ x टू द पावर -1। इसमें अब हम लोग nx n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हो जाएगा -1 x टू द पावर -1 -2, तो हो जाएगा -1/x², ये हो जाएगा -1/x²। log x का आ जाएगा प्लस 1/x, tan x का क्या आ जाएगा sec²x, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है, उस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं d² को हम लोग बोलते हैं कि इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपने को निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आ जाएगा x³ का, अब तो आपको समझ में आ गया nx n-1, तो सिंपल आ जाएगा 3x² प्लस 2x का आ जाएगा 2। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार ही इसी को ही और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 3 एज इट इज़, x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 6x जो है ये इसका आ गया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। 6x इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आउटसाइड इनसाइड रूल फॉर डिफरेंशिएशन, आउटसाइड इनसाइड रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो आउटसाइड इनसाइड रूल क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, कि अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है जो कि है y = cos x² प्लस 2x, तो इन फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ये भी फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस भी आएंगे, तो इन फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप लोग x² प्लस 2x को आप लोग लेट कर लो t, ये हम लोगों ने मान लिया। मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास फंक्शन हो जाएगा cos t, और मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा dy/dt इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में dy/dt इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin t माइनस sin x² प्लस 2x, ये हमारे पास में निकल के आ गया dy/dt। बट हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था dy/dx, क्योंकि t कुछ है नहीं, t हम लोगों ने लेट किया है, हमें अब t को रिप्लेस करना है, तो dy/dt हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे dy/dt इंटू dt/dx, यहाँ से अब अगर आप लोग इसको देखें तो dt से dt कट जाएगा और ये बन जाएगा dy/dx। सिमिलरली हम लोग RHS में भी इसको ऐसे करेंगे -sin x² प्लस 2x इंटू dt/dx, और t हम लोगों ने क्या माना था, t हम लोगों ने माना था x² प्लस 2x, t हम लोगों ने माना था x² प्लस 2x, तो ये क्या आ जाएगा -sin x² प्लस 2x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x टू द पावर n, मतलब कि 2x प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग एक दो क्वेश्चन इसके और देखते हैं। गाइस अब हम लोग देखते हैं कि y = √3x प्लस 5 है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका dy/dx की वैल्यू इसकी क्या होगी। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, dy/dx की वैल्यू इसकी होगी, सिंपल आप लोग इसको मान लो कि ये आप लोगों का एक हो जाएगा t, लेट √3x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा t। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे dy/dt, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे dt/dx से, ये देखते हैं क्या आ जाएगा। dy/dt की वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, dy/dt हमारे पास हो जाएगा क्या
आप लोग मान लो 3x + 5 को आप लोग मान लो t, तो रूट ऑफ 3x + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 3x + 5 की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ t। और अगर हम लोग को इसका d/dt ऑफ रूट t निकालना होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे रूट t को, रूट t का हो जाएगा 1/2 रूट t, रूट t का हो जाएगा 1/2 रूट t, रूट t का हो जाएगा 1/2 रूट t। ये मतलब dy/dt की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 रूट t। अब मेरे को निकालना है dy/dx, तो मैं लिख दूँगा dy/dt इंटू dt/dx मतलब 1/2 रूट t इंटू t को मैंने क्या माना था, d/dx ऑफ 3x + 5। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ 3x + 5 इंटू d/dx ऑफ 3x क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 3x हो जाएगा 3 प्लस d/dx ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को ना मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, इसको मैं बाद में कराता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसका मेथड 2 बताता हूँ आपको। मेथड 2 इसका ये है कि y = मेरे पास ये रखा है √3x + 5, √3x + 5 मेरे को क्या दे रखा है y। सिंपल आप लोग क्या मान लो, सिंपल आप लोग अपने माइंड में सोच लो कि मैंने इसको मान लिया x, मैं सिंपल अब क्या लिखूँगा dy/dx। ये x है नहीं, सिर्फ आप लोग उसको सोच लो। 3x + 5 को मैंने क्या मान लिया x, तो रूट x का क्या हो जाता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, बट ये x तो नहीं है, ये तो क्या है √3x + 5, तो ये हो जाएगा 1/2 √3x + 5 इंटू, क्योंकि ये x नहीं है तो इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, अलग से भी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो 3x + 5 का अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, 3x + 5 का अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि y = है मेरे पास x³ + 2x² + 4x + 5, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है एट x = 4। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत सिंपल है कि x को हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, जगह 4 का क्यूब प्लस 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 + 5। यह आ जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 4 स्क्वायर होता है 16, क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 16 × 2 = 32 प्लस 16 प्लस 5। वन 117 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 117 इसका आंसर आ जाएगा। फिर सॉल्यूशन 2 क्या है, सॉल्यूशन 2 हो जाएगा हमारे पास में dy/dx। सबसे पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nxn - 1 nx3 - 1 2 प्लस 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा 0। तो dy/dx एट x = 4 हम लोग मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू को रख दो 4, 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा 4 × 4 = 16, 48 प्लस 16 प्लस 4 20 68 आ जाएगा। थर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि d²y/dx² मतलब कि इसको अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x² का हो जाएगा 2x प्लस 4x से क्या हो जाएगा सिंपल 4 और 4 का क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या आ जाएगा 6x + 4 एंड x = 4। अगर हम लोग निकालेंगे इसको एट x = 4 तो हो जाएगा 6 × 4 = 24, 28 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी ख़त्म कर दी। हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन ख़त्म किया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्वाड्रेंट रूल हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी हैं। आई होप कि जितना आप लोग को इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसके नोट्स ले सकते हैं। एंड ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे और ग्राफ के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर इसके सीरियल वाइज अरेंज नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।